नमस्कार, सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और क्लास 12th के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं मनी एंड बैंकिंग। हमारे लास्ट एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो हमने उसमें मनी सप्लाई के बारे में डिस्कस किया था। और मनी सप्लाई में हमने ये बताया था कि जो नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी है M1 है, उसमें C+DD+OD के बारे में बताया था। तो उसमें मनी सप्लाई में देखिए हमने 3 बताया था कि एक तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मनी सप्लाई करता है, दूसरा है गवर्नमेंट है, और तीसरा जो है डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में कॉमर्शियल बैंक। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं मनी सप्लाई में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, मीन्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जो देश के कॉमर्शियल बैंक है मनी सप्लाई को बढ़ाने में, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन के रूप में। लेकिन जहाँ तक करेंसी इशू करने की बात है, भारत में सिक्के और नोट्स मतलब कागज़ के नोट्स दोनों इशू करने की बात है, तो ये अथॉरिटी केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार के पास है। जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो करेंसी इशू नहीं करते हैं, लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में वो मनी क्रिएशन करते हैं। और आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि उनका इनिशियल डिपॉजिट्स या प्राइमरी डिपॉजिट्स बहुत कम होता है, लेकिन वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स लगातार बढ़ता जाता है, तो उसका कई गुना ज़्यादा वो डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं मनी सप्लाई में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और आज हम लोग इसी बारे में स्टडी करने वाले हैं, इसी बारे में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से कॉमर्शियल बैंक ये मनी सप्लाई में किस तरह से वो अपना रोल अदा करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि जब कोई कस्टमर किसी कॉमर्शियल बैंक में अपना पैसा जमा करने जाता है तो उस पैसे को कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स। अब इस प्राइमरी डिपॉजिट्स का होता क्या है? जो प्राइमरी डिपॉजिट्स है जो कॉमर्शियल बैंक है, सपोज दैट हम अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। सपोज दैट किसी एक कस्टमर ने, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम एज्यूम कर लेंगे कि पूरी कंट्री में एक ही बैंक है। इस समय जब हम स्टडी कर रहे हैं एक कॉमर्शियल बैंक है, और जो कस्टमर है फ़िलहाल हमने ये भी एज्यूम कर लिया कि एक ही कस्टमर है। तो जब कंट्री लेवल पे आप कैलकुलेट करेंगे तो सारे बैंकों को ले लेंगे और सारे कस्टमर्स को ले लेंगे, उसको ऐड करके निकालेंगे। फ़िलहाल हम एज्यूम करते हैं कि किसी एक कस्टमर ने 1000 रुपीज़ बैंक में जमा किया, तो ये क्या हुआ? प्राइमरी डिपॉजिट्स। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल ये है कि जो टोटल डिपॉजिट्स होता है किसके पास? कॉमर्शियल बैंक के पास, उसमें से कुछ कैश रिजर्व रखने होते हैं। पहले भी हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कॉमर्शियल बैंक का 2 मुख्य काम है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जनता से उनकी बचत को लेकर के अपने पास जमा करना। दूसरा काम है एडवांसिंग लोन, ज़रूरतमंद को लोन या ऋण प्रदान करना। मीन्स दिस इज द 2 मेन वर्क ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड एडवांसिंग लोन्स टू रिक्वायर्ड द पीपल, जिसकी रिक्वायरमेंट उसको लोन प्रोवाइड करना है। तो अब पहले सिस्टम में क्या है कि किसी ने 1000 रुपीज़ प्राइमरी डिपॉजिट्स के रूप में किसी बैंक में जमा किया।
सपोज दैट वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर हम एक चीज़ ये एज्यूम करें कि जो कैश रिजर्व है इसमें से मान लीजिए कैश रिजर्व सपोज दैट 10%। कैश रिजर्व 10% क्यों हम एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, देखिए दो तरह के कैश रिजर्व हर बैंक को रखने होते हैं। एक तो टोटल डिपॉजिट्स का परसेंटेज, टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज रिजर्व बैंक के पास कैश में रखना होता है, जिसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी में बताएं तो नकद आरक्षण अनुपात, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और दूसरा होता है कैश रखना होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR क्या हो गया, CRR तो जितना टोटल डिपॉजिट्स है उसका एक परसेंटेज दैट इज फिक्स्ड बाय द RBI, उतना परसेंटेज उसे RBI के पास जमा करना है। SLR में क्या है कि उसका एक परसेंटेज हर बैंक को अपने ब्रांच में रखना है, कैश मेंटेन करना है। SLR मतलब ट्रांजैक्शन के लिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, थोड़ा टफ लग रहा होगा हिंदी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये दो रिजर्व हैं, CRR प्लस SLR, ये दोनों मिला करके बनते हैं आपका कैश रिजर्व। तो इस कैश रिजर्व को हमने एज्यूम कर लिया है कि ये 10%। अगर किसी बैंक में 1000 रुपये जमा किया गया है तो हमने ये माना कि 10% कैश रिजर्व रखना है, बाकी जो कॉमर्शियल बैंक है वो लोन दे सकता है। अब होगा क्या, जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो लोन कैश के रूप में नहीं देते, वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स के रूप में। आपको शायद पता होगा कि अगर किसी को लोन चाहिए तो उसका एक सेविंग अकाउंट होना बहुत ज़रूरी, मस्ट है। जिसको लोन चाहिए उसका सेविंग अकाउंट होगा, और जब लोन ग्रांट होगा तो उसका एक लोन अकाउंट, उसी से कनेक्टेड, सेविंग अकाउंट से कनेक्टेड एक लोन अकाउंट ओपन होगा। अब जितना अमाउंट लोन लिया है उतना अमाउंट उसके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उतना वहाँ पे मीन्स जो आप उसका लोन अकाउंट है वहाँ पे लाइबिलिटीज़ में शो करेगा, मतलब उसे उतना पेमेंट करना होगा। और मंथली बेस पर उसके सेविंग अकाउंट से जो भी इंस्टॉलमेंट होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जिसे कहते हैं EMI, उतना अमाउंट उसके सेविंग अकाउंट से कट करके पर मंथ के हिसाब से लोन अकाउंट में जमा करना पड़ता है। जमा होता रहेगा ऑटोमेटिकली, EMI कटती रहेगी, और धीरे धीरे वो इकट्ठा होते होते जब वो 5 साल 6 साल 7 साल का पीरियड जब ख़त्म हो जाएगा तो लोन ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सारा खेल इसमें लोन देने की प्रक्रिया। लोन देने की प्रक्रिया में बैंक क्या करता है, जो 1000 रुपीज़ जमा किया है ये क्या था, प्राइमरी डिपॉजिट्स। अब जो कॉमर्शियल बैंक है इस प्राइमरी डिपॉजिट का कई गुना, मीन्स कई गुना मतलब कई टाइम्स जो है वो सेकेंडरी डिपॉजिट बनाता है। सेकेंडरी डिपॉजिट बनाता है मतलब कई गुना लोन ग्रांट करता है। 1000 रुपये अगर जमा है तो इसका कई गुना, अगर 10% रिजर्व रेशियो मानते हैं तो उसका 10 टाइम्स लोन ग्रांट करता है। बैंक ये मान लेता है कि केवल 10% लोग ही कैश विड्रॉल करते हैं, और बाकी जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा होता है वो चेकेबल अमाउंट होता है, मतलब वो बैंक के पास ही पड़ा रहता है, केवल इधर उधर ट्रांसफ़र होता है।
केवल 10% लोग बैंक से पैसा विड्रॉल करते हैं। तो बाकी का जो बचा 90% वो क्या करता है, बैंक लोन दे देता है। मतलब 10% अपने पास कैश रिजर्व रख लेता है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, बाकी सारा पैसा वो लोन ग्रांट कर देता है। अब 1000 रुपये जमा हुआ तो 1000 रुपये में बैंक क्या करेगा, अब सपोज दैट किसी ए ने 1000 रुपये जमा किया था, बैंक ने क्या किया, इसका 10% मतलब 100 रुपये किस में रख लिया, उसने कैश रिजर्व में रख लिया, और उसने इसका 900 रुपये लोन दे दिया। तो अब आप देखिए बैंक ने क्या किया, 1000 रुपये जमा किया तो 100 रुपये उसने कैश रिजर्व रखा और 900 रुपीज़ किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दे दिया। लोन किस टर्म्स में, उसके सेविंग खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब ये 900 रुपये लोन अकाउंट में गया, सेविंग अकाउंट में गया, तो ये 900 रुपये दोबारा फिर ये फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में ये 900 रुपये क्या हो जाएगा, या अगेन डिपॉजिट्स हो जाएगा फिर से उसके सेविंग खाते में। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के B% जिसने लोन लिया उसके खाते में 900 रुपये सेविंग खाते में जमा कर दिया। लोन लिया हुआ उसने 900 रुपये का लोन ग्रांट कर दिया तो 900 रुपये उसके सेविंग खाते में जमा कर दिया। अब 900 रुपये क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये डिमांड डिपॉजिट्स एक तरह से बन गया। फिर से मतलब दूसरा ये प्राइमरी डिपॉजिट्स था, ये सेकेंडरी डिपॉजिट्स, तो ये प्राइमरी डिपॉजिट्स और दूसरा सेकेंडरी डिपॉजिट बन गया। अब क्या करना है बैंक को, 900 रुपये सेकेंडरी डिपॉजिट्स का मतलब 10% कैश रिजर्व, 10% मतलब इसका अब 90 रुपये अपने पास कैश रिजर्व में रखेगा अपने पास और कुछ RBI के पास, और बाकी क्या करेगा 810 रुपये क्या करेगा, वो लोन ग्रांट कर देगा, किसी C% को लोन ग्रांट कर देगा। अब क्या हुआ, जो 810 रुपये किसी C% को लोन ग्रांट किया उसके सेविंग खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। तो 810 रुपये थर्ड राउंड में क्या होगा, ये फिर से 810 रुपीज़ क्या हो गया, ये फिर सेकेंडरी डिपॉजिट्स बन गया। दूसरी बात सेकेंडरी डिपॉजिट बन गया। अब क्या किया, रिज़र्व कितना रखना है, इसका 10% 81 रुपीज़ रिज़र्व रख दिया, और बाकी 81 माइनस करेंगे तो केवल कितना आएगा 729। हाँ ठीक, 729 रुपीज़ बचा। तो इसी तरह से ये प्रोसेस या आगे फिर ये 729 यहाँ डिपॉजिट्स हो जाएगा, फिर उसका 10% रखेगा, फिर अगले को लोन दे देगा, फिर ये डिमांड डिपॉजिट्स सेकेंडरी डिपॉजिट बन जाएगा। ये प्रोसेस इस तरह से अंत तक चलती रहेगी जब तक ये जीरो नहीं हो जाता। ये आपका ये जीरो नहीं हो जाता, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी। अब क्या होगा, बैंक में आपने 1000 रुपये जमा किया, लेकिन जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स हुई अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 10,000 रुपये आएगा। कैसे होगा, आइए फॉर्मूला में देखते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स इक्वल टू 1/LRR इनटू डिमांड डिपॉजिट कितना क्रिएट होगा, टोटल यहाँ पे हम बात करेंगे, टोटल प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट मिला करके इक्वल टू 1/LRR क्या हो गया, ये दोनों का एडिशन, जिसे हम कैश रिजर्व कह रहे थे,
लीगल रिजर्व रेशियो हो गया, ठीक है, इनटू प्राइमरी डिपॉजिट्स। अब इसमें वैल्यू हम रख देते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स इक्वल टू 1/10% इंटू 1000। आगे क्या होगा, ये 1/10 बाई इसका 100 हो जाएगा इंटू 1000 हो गया, इक्वल टू ये 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1000 हो गया, ये कट गया तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 10,000 आ गया। जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कितना हुआ, वो 10,000, मतलब ये आपका आएगा 10,000। तो 10,000 जो 1000 रुपये जमा हुआ, लेकिन ये प्राइमरी सेकेंडरी डिपॉजिट्स टोटल मिला करके जब तक ये लोन ग्रांट होता रहा, ये कुल मिला करके 10,000 रुपये डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट किया बैंक ने। अब आप सोचिए कि बैंक के पास तो कैश 1000 रुपये है, लेकिन चेकेबल जो अमाउंट है या डिमांड डिपॉजिट्स है, मतलब उसने कितना क्रिएट कर दिया, 1000 का बना दिया 10,000 रुपये। 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये उसने, जिसमें से कैश रिजर्व रखा हुआ है और 9,000 रुपये की लोनिंग करी हुई है। इसमें से 1000 रुपीज़ से उसने 10,000 रुपये मनी सप्लाई बढ़ाई इकॉनमी में बैंक ने, और जिसमें से केवल 1000 रुपीज़ रिजर्व रखा गया, मतलब CRR और SLR मिला करके, और 9,000 रुपये की लोनिंग की गई। तो बैंक ने क्या किया, कॉमर्शियल बैंक ने 1000 रुपये का बनाया 10,000 रुपये। दूसरी बात और मज़े की आपको बताता हूँ, ये जो 1000 रुपये जमा किए हैं इनिशियल डिपॉजिट्स, इस पे बैंक जो इंटरेस्ट देता है 3.5%। इस पर जो इंटरेस्ट बैंक देता है वो है 3.5%, लेकिन जो लोन अमाउंट होता है यहाँ पे इंटरेस्ट लेता है लोगों से, मतलब वैसे तो अलग अलग रेट है, 8% से लेके 15% तक। मतलब 1000 रुपये आपने जमा किया, आपको 3.5% मिल रहा है, उसने उसका 10,000 रुपये बना करके लोन के रूप में लोगों को बांट दिया। और जो बैंक है उसने क्या किया कि अब लोगों से जो लोन ग्रांट किया उससे 8 से 15% तक लोन जो इंटरेस्ट है वो लोगों से ले रहा है। कितना बड़ा मार्जिन है प्रॉफिट का, आप सोचिए। ये सारा कॉमर्शियल बैंक का पूरा खेल है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कोई किसी भी बैंक का अगर कोई बड़ा सबसे बड़ा बकायादार, जैसे विजय माल्या, मेहुल चौकसी और भी बड़े बड़े नाम हैं, अगर एक भी बड़ा बकायेदार भाग जाता है तो बैंक डूबने की कगार पे आ जाता है। ये रीज़न है, क्योंकि जो कैश है वाकई बहुत कम रहता है और जो बैंक है उसका कई गुना लोन ग्रांट कर देता है सेकेंडरी डिपॉजिट्स के रूप में। तो अगर एक भी पैसा लेके भागा, एक भी बड़ा डिफ़ॉल्टर हुआ, NPA में आ गया बड़ा बकायेदार, तो बैंक समझो डूब गया। तो मुझे आशा है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी के साथ ये जो हम डिमांड डिपॉजिट से निकाल रहे हैं, इसको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि दिस इज़ द टोटल मनी क्रिएशन। टोटल मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक।
ये भी आ जाएगा आपका 10,000 जो होगा। मीन्स कॉमर्शियल बैंक ने कितना मनी क्रिएट किया, 10,000, दैट इज टोटल मनी क्रिएशन भी है, या इसे डिमांड डिपॉजिट्स आप कहिए। अब हम बात करते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर को देखिए, मल्टीप्लायर दो होता है, एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है, दूसरा क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इसको फिलहाल हम यहाँ पे K इक्वल टू 1/LRR का, K इक्वल टू 1/LRR, या इसे हम कैश रिजर्व, भी अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ मिलेगा आपको। LRR में कैश रिजर्व भी लिखा होगा अलग अलग किताब में। तो K जो है मल्टीप्लायर जो है, इस केस में क्या होगा, K इक्वल टू 1/10% इक्वल टू 100/10 इक्वल टू 10। जो क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा वो 10 है। तो टोटल मनी क्रिएशन क्या होगा, अगर आप ऐसे भी देखें, मतलब या डिमांड डिपॉजिट्स इक्वल टू K इंटू प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट, बात एक ही है, इक्वल टू 10 इंटू 1,000 रुपीज़। 10 क्या हो गया क्रेडिट मल्टीप्लायर, प्राइमरी डिपॉजिट कितना हो गया 1,000, तो टोटल मनी क्रिएशन या डिमांड डिपॉजिट्स कितना हुआ 10,000। तो मुझे आशा है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो सपोज दैट डिमांड डिपॉजिट्स की वैल्यू दी है, तो आपको और प्राइमरी डिपॉजिट दिया है, डिमांड डिपॉजिट दिया हुआ है, LRR निकालना है तो निकाल लेंगे, K की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, LRR की वैल्यू दी है तो K की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, और अगर K की वैल्यू दी है तो LRR की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से डिमांड डिपॉजिट्स और LRR दिया है तो प्राइमरी डिपॉजिट से निकाल सकते हैं। मतलब इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मुझे आशा है कि आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये पूरा सिस्टम जो है क्रेडिट क्रिएशन का है। अगर समझ में आ गया हो तो विद एक्सप्लेनेशन, आप अगर कोई रेफरेंस बुक है तो उससे आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ में ये चीज़ें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशन में आता है। तो काफ़ी लंबा वीडियो भी हो रहा है, देख रहा हूँ 22, 23, 24 मिनट का हो गया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, और तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू, बाय बाय।